अस्सलाम वालेकुम। चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। कल वाले सेशन के अंदर हमने जैसे देखा था कि हम रिस्पॉन्सिव की मीडिया क्यूरीज वगैरह हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और रिस्पॉन्सिव क्या होती है। ठीक है। आज के सेशन के अंदर हम कुछ और फीचर्स के बारे में देखेंगे सीएसएस के कि आप किस कोई और फीचर्स किस तरीके से आप सीएसएस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ जो वो क्लियर आ रही होगी। अगर क्लियर नहीं आ रही है तो मुझे बता दें ताकि मैं अपना माइक्रोफोन वगैरह सेट कर दूं। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? ओके, थैंक यू। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं अपने पास ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं अपने पास अपनी एक फाइल में ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने कल पोजीशंस के नाम से मैंने बनाई थी, जिसके अंदर हमने पोजीशंस को हमने देखा था कि पोजीशंस किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। आज हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल के ऊपर देखते हैं कि सीएसएस में थोड़ा सा और एडवांस लेवल के ऊपर किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है। दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को आज और एक्स्ट्रा बताऊंगा सीएसएस के बारे में जो कि हमने अभी तक नहीं देखी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सीएसएस का बताता हूँ कि सीएसएस के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है एच ओवर के नाम से, HOVER। ठीक है। उसके हम उसका हम देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करती है और क्या काम उसके अंदर आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप होवर का जो इफेक्ट है वो किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। ठीक है। अच्छा, होवर का इफेक्ट फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिग्मा के ऊपर भी मैं थोड़ा सा काम करके आज बताता हूँ कि फिग्मा के अंदर आप लोग किस तरीके से जो है वो किस तरीके से आप लोग जो है वो कोई भी आपका जो डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन के हवाले से कोई भी अगर आप लोगों को कलर्स वगैरह निकालने हो तो वो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसका टच में दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है, या फिर आपके पास एक वेबसाइट है जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपको किसी ने क्रिएट करके दी है। ठीक है। अच्छा, ये वाली वो फाइल है जो कि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर करी हुई है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास इस तरह का एक मेन्यू है। ठीक है। इस मेन्यू के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मेन्यू के अंदर आप लोगों के पास अलग 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 टाइप के कुछ होवर इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपको इस तरीके के नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो होवर इफेक्ट्स आपके पास होते हैं मेन्यू के अंदर, ये आपको अपने पास बनाने होते हैं अपनी जो आपकी फाइल होती है उसके अंदर आपको ये इफेक्ट्स बनाने होते हैं। ठीक है। तो वो आप कैसे बनाते हैं, वो बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अच्छा, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सा एक सिंपल सा एक होवर इफेक्ट मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि होवर इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। ठीक है। अच्छा, मैं बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक सा एक होवर इफेक्ट मैं यहाँ पे बना देता हूँ जो कि आप लोगों को नजर आ जाएगा, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस होवर इफेक्ट को सीएसएस में किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक इस तरह का एक होवर इफेक्ट है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इस तरह का एक मेन्यू नजर आता है जो कि आपके पास प्रोडक्ट्स का मेन्यू है और वो आपको होवर पे दिखाना है। ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट के मेन्यू के अंदर आपके पास मल्टीपल अलग अलग होवर के मेन्यूज आपके पास हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक मेन्यू है मेन्यू 1 के नाम से, फिर एक मेन्यू है आपके पास मेन्यू 2, या फिर आप यहाँ पे मेन्यू के बजाय आप यहाँ पे इसको प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 कर लें। ठीक है। अच्छा, इस तरीके का जो आपके पास इफेक्ट्स होते हैं वो आप किस तरीके से आप अपनी सीएसएस के थ्रू आप बना सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बनाकर देखेंगे कि आप किस तरीके से इस इफेक्ट को आप बना सकते हैं और इसकी जो पोजीशंस वगैरह है वो आप कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। तो ये वाला पार्ट आज मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा कि आपको इस तरीके के होवर इफेक्ट्स आप किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक सा मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा मैंने यहाँ पे एक होवर इफेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इसके अंदर क्या है कि आपके पास एक होवर आपके पास एक बॉक्स है। ये बॉक्स आपको क्या करना है कि जब मैं यहाँ पे माउस होवर पे जब मैं माउस लेकर जाऊँ तो आपके पास इस तरह का एक बॉक्स यहाँ पे खुल जाना चाहिए जिसके अंदर आपके पास इस प्रोडक्ट के मल्टीपल आपके पास प्रोडक्ट ऑप्शंस आपको नजर आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना चाहूंगा तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि आपके पास जो होवर इफेक्ट है वो किस तरह से काम करता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी पोजीशंस है वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है। पोजीशंस जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि पोजीशंस किस तरीके से काम करती हैं, तो उसका मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि जब हम इसको बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि पोजीशन हम इसकी किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो लास्ट सेशन हमने कल लिया था उसके अंदर पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट
आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग मेरी लास्ट सेशन वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके अंदर आप लोगों को पोजीशंस के बारे में पता चल जाएगा कि पोजीशंस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मुझे इस तरह का होवर इफेक्ट बनाना है तो इस तरह के होवर इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। इस फाइल का मैं नाम रख देता हूँ menu.html, ठीक है। पोजीशंस की ही मैंने एक कॉपी ले ली, इसके अंदर मैंने इसका नाम रख दिया menu.html, ठीक है। इसके अंदर हम बनाएंगे मेन्यू। यहाँ पर जो मेरा h1 आ रहा है इसके अंदर मैं रख देता हूँ मेन्यू, और इसके अंदर मैं एक और नई CSS बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ menu.css, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने CSS फाइल को लिंक कर दिया, और यहाँ पे अब जाहिर है मैंने लिंक किया है तो यहाँ पर मेरे पास मेन्यू की CSS भी यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, वरना वो फाइल नहीं मिलेगी उसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट करी menu.css के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, और menu.html के अंदर मेरे पास यहाँ पर अपना मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पर आ रहा है एक मेन्यू की का एक h1 लगा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं इस menu.html को अपने ब्राउजर में अगर मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक h1 आ रहा है जो कि मेरे पास मेरे h1 के अंदर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं कोई मेन्यू बनाना चाहूंगा तो मेन्यू बनाने के लिए मैं सिंपल ये करूंगा कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक डिव। अच्छा, मेन्यू के लिए HTML5 के अंदर एक आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक टैग होता है जो कि आपका कहलाया जाता है नैव, ठीक है। नैव का मतलब होता है नेविगेशंस, ठीक है। तो ये आपके पास HTML5 के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे कि हमारे पास बॉडी का टैग होता है, जैसे कि हमारे पास मेन का टैग होता है, हेडर का टैग होता है, या फुटर का टैग होता है, या सेक्शन का टैग होता है, इसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है नैव के नाम से, ठीक है। नैव का जो टैग होता है वो आप यूज करते हैं अपनी नेविगेशंस को डिफाइन करने के लिए, और ये आप एक पेज पे मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पर एक किसी पेज के ऊपर एक से ज्यादा मेन्यूज अगर आपके पास आ रहे हों तो आप एक से ज्यादा नैव भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने एक नैव का टैग बनाया, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना एक यूएल और एलआई। अच्छा, यूएल एलआई क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि यूएल और एलआई किसको कहते हैं और ये किस तरीके से आपके पास काम करता है, ठीक है। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ कि यूएल एलआई का जो मैंने यहाँ पे यूज किया है इसको हम कहते हैं, यूएल को हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट और एलआई को हम कहते हैं लिस्ट आइटम, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट और ये हमारे पास होती है लिस्ट आइटम। अच्छा, ये क्या होती है यूएल और एलआई? अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसकी कोई नंबरिंग नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पास अगर आप डॉक्स के अंदर देखते हैं, अगर आप में से किसी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया है या फिर docs.google.com अगर आप में से किसी ने यूज किया है, तो उसके अंदर आप लोगों को इस तरह के मेन्यू आइटम्स आप लोगों को नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन्यू 1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन्यू 2, या फिर मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ जिसके अंदर मेरे पास एक वेबसाइट है lipsum.com, ठीक है। यहाँ से मैं अपना कोई डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ। अच्छा, lipsum.com में से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अपना एक पैराग्राफ उठाया और इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास एक ऑप्शन होता है बुलेट पॉइंट्स का, जो कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाले जो मेरे बुलेट पॉइंट्स होते हैं इनको मैं HTML के अंदर कहता हूँ लिस्ट आइटम, ठीक है। इनको मैं HTML के अंदर कहता हूँ लिस्ट आइटम, ठीक है। अगर आप इस तरह के बुलेट पॉइंट्स अगर आपको लगाने हैं अपनी HTML के अंदर अपने डिजाइन के अंदर तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको यूएल और एलआई आपको यूज करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको इस तरह के लिस्ट आइटम्स अगर आपको लगाने हैं और इसको आपको नंबरिंग वाइज अगर करना है, ठीक है, इसका अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पे आपके पास अलग से बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपको नंबर वाइज अगर आपको ये लगाने हैं तो इसके लिए आप यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर हम कहते हैं नंबर्स को जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डरिंग होती है हर मेन्यू आइटम की। फॉर एग्जांपल, इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 3 है। तो ये वाली हमारी होती है अनऑर्डर लिस्ट और ये वाली हमारी होती है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट को हम डिटरमाइन करते हैं यूएल से और ऑर्डर लिस्ट को हम डिटरमाइन करते हैं ओएल से, ठीक है। लेकिन लिस्ट आइटम आपके सेम रहते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे जो इसका पेरेंट टैग है वो आपको चेंज करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा होम और नेक्स्ट मैं डिफाइन करना चाहूंगा फॉर एग्जांपल अबाउट, ठीक है, और इसके बाद मैं डिफाइन करना चाहूंगा प्रोडक्ट्स और इसके बाद मैं कोई डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल सर्विसेज, फिर एक और मेरे पास हो सकता है कॉन्टैक्ट।
अच्छा, अब जब मैंने यहाँ पे अपने नेविगेशन आइटम्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट की का अगर मैं प्रीव्यू यहाँ पे चेक करूँ अपने पास HTML के अंदर, तो आपको यहाँ पे होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट, ये वाले आपको जो नजर आएंगे, ये आपको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर नजर आएंगे, जिसके अंदर आपको बुलेट पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे UL को हटा के अगर मैं OL यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इसको आप, तो अब यहाँ पे आपके पास बुलेट्स की जगह अब आपको यहाँ पे नजर आएंगे 1 2 3 4 5, अब आपको यहाँ पे इसके ऑर्डर नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आप UL अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप UL यूज करते हैं और ऑर्डर लिस्ट के लिए आप OL यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ये आपकी एक नई चीज हो गई जो कि मैंने आपको आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई, और इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप अपना कंटेंट वगैरह जब आप कहीं पर डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको इस तरीके की बहुत सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, इसका एक दो यूज केसेस मैं आपको बता देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है winjoy.ae। ठीक है, अच्छा, ये जो मेरे पास वेबसाइट है winjoy.ae की, इसके अंदर हर वेबसाइट के अंदर आपके पास हर वेबसाइट के अंदर आपके पास होते हैं FAQs, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, अच्छा, इस तरीके की जो भी आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस या प्राइवेसी पॉलिसीज आपके पास होती हैं, तो यहाँ पर आपको अपने पैराग्राफ्स डिफाइन करने पड़ते हैं और आपको यहाँ पे अपनी अनऑर्डर लिस्ट आपको डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके के यूज केसेस के अंदर आपको अपनी अनऑर्डर लिस्ट और आपको ऑर्डर लिस्ट अपनी डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर लिस्ट आपको नजर आ रही है, और ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपको अनऑर्डर लिस्ट आपको नजर आ रही है। तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट हो गई और ये हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह के यूज केसेस आपके पास आ सकते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह के अंदर भी, या फिर और कोई भी आपके पास कोई कंटेंट से रेलिवेंट आपका पेज है, या फिर कोई आपके पास अबाउट का पेज है जहाँ पे आपको इस तरह की आपको बुलेट पॉइंट्स वगैरह की अगर जरूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स को। ठीक है, ये क्लियर है? इसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको इसका बताया कि ये बुलेट पॉइंट्स जब ये यहाँ पे लगाते हैं, आप यहाँ पे OL लगाते हैं, या फिर आप यहाँ पे UL लगाते हैं, या फिर आप अनऑर्डर लिस्ट लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये HTML के अंदर रेंडर कैसे होता है, मतलब ये HTML के अंदर जो आपको बुलेट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको कैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि HTML के अंदर आपको कोई भी काम करने के लिए आपको इसके ऊपर स्टाइल डिफाइन करने की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, और अगर आप उसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं करते, तो उसका कोई भी स्टाइल नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, तो यहाँ पर आपके पास इसका स्टाइल आ रहा है, जो कि इसका स्टाइल जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है अनऑर्डर लिस्ट स्टाइल आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टाइल आपके पास HTML में कैसे बनाया है, कैसे बनाए? ठीक है, तो इस स्टाइल को बनाने के लिए क्या होता है कि आपके पास जो आपके टैग्स होते हैं अलग अलग, ये टैग्स आपके पास जो आपके पास अलग अलग टैग्स होते हैं, इन टैग्स की बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग आपके पास आपके ब्राउजर के अंदर हुई भी होती है पहले से, जो कि बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, अगर आप अपने किसी भी UL की, या फिर अगर आप किसी भी टैग के ऊपर स्टाइलिंग अगर आप देखना चाहेंगे, तो वो स्टाइलिंग देखने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली ये करेंगे कि आप अपने पास डेवलपर टूल सबसे पहले ओपन करेंगे। डेवलपर टूल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको पिकर को आप सिलेक्ट करेंगे, जो कि आपका पिकर टूल यहाँ से आता है। ठीक है, जो कि अगर आपको यहाँ पे नजर आएगा, तो आपको एक कर्सर यहाँ पे नजर आएगा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे फर्स्ट वाला LI यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, इसके ऊपर ग्रे बार यहाँ पर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पे फर्स्ट वाला LI यहाँ पे सिलेक्टेड है, जिसका स्टाइल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेकंड वाले LI को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे, तो अब मेरे पास यहाँ पे सेकंड वाला LI सिलेक्ट हो गया, इसका स्टाइल मेरे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपके पास यहाँ पे सिलेक्टेड टैग्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, तो उस सिलेक्टेड टैग का स्टाइल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ब्राउजर आपके हर टैग के ऊपर कोई ना कोई स्टाइल अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H1 है, तो H1 का स्टाइल इसने क्या अप्लाई किया है, H1 का स्टाइल इसने अप्लाई किया है कि H1 को इसने बड़ा रखा है, और इसको इसने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इसने स्टाइल किया है। ठीक है, तो ये कैसे इसने स्टाइल किया है H1 का, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, ये आपने डिफाइन नहीं किया इसका साइज या डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्राउजर है वो ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा होता है, जो कि आपकी CSS की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है,
अगर आप इन प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी सीएसएस डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि आपकी इनलाइन हो सकती है या फिर आपकी वो सीएसएस आपकी किसी भी सीएसएस फाइल के अंदर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो इसको ओवरराइड करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो एल आई यहाँ पर आ रही है, ये एल आई के ऊपर स्टाइल अप्लाई हुआ है, लिस्ट स्टाइल टाइप और डिस्क, ये बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर ने स्टाइल अप्लाई किया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ये चाहता हूँ कि जो मेरा यूएल है, इस यूएल के ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर जो मेरा यूएल आ रहा है, अब यहाँ पर जो मेरे पास ये जो मेन्यू आइटम्स मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, इन मेन्यू आइटम्स को मैं स्टाइल करना चाह रहा हूँ यूएल और एलआई की मदद से, ठीक है। मैं यहाँ पे डिव या पैराग्राफ वगैरह मैं यूज नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूएल और एलआई की मदद से अपने मेन्यू आइटम्स को स्टाइल करूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ अपने मेन्यू डॉट सी एस एस के अंदर नेव टैग मैंने बताया, ठीक है। इस नेव टैग के बाद मैंने बताया नेव के अंदर जो यूएल है, ठीक है। मैंने अभी कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ सिलेक्टर अप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि स्पेस के साथ जो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, वो हम डिफाइन करते हैं इसका जो चाइल्ड है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। चाइल्ड का मतलब ये है कि नेव के अंदर जो यूएल का टैग है आपका, उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो यूएल पे अप्लाई होगा, नेव पर अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ यूएल पे अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि आपने नेव के अंदर आपने यूएल को सिलेक्ट किया है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और यूएल मेरे पास है, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक और यूएल है, तो अगर मैं यहाँ पे नेव के अंदर अगर मैं यूएल पे स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेव के अंदर मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ, नेव के अंदर यूएल के ऊपर। तो अब क्या होगा, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा स्टाइल, वो डायरेक्टली अप्लाई करेगा नेव के अंदर जो यूएल है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूएल है उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है यूएल की, वो प्रॉपर्टी मेरे पास होती है लिस्ट डैश स्टाइल, इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा नन। नन का मतलब है कि लिस्ट यूएल के ऊपर जो लिस्ट स्टाइल है इसके ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं करे, जो कि बुलेट पॉइंट्स जिसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो मेरे बुलेट पॉइंट्स है वो यहाँ से चले गए, ठीक है। लेकिन अभी भी इसने क्या किया कि लिस्ट स्टाइल नन मैंने अप्लाई किया, तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो लिस्ट स्टाइल टाइप मेरे पास यहाँ पर आ रही है उसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे लाइन थ्रो आ गया, मतलब यहाँ पे ये कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ओवरराइड कर दिया लिस्ट स्टाइल नन से, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बॉक्स आपको नजर आ रहा है, और ऊपर और नीचे जो आपको ऑरेंज बॉक्स अगर आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर माउस ओवर करने पे, तो ये आपका क्या है, जो ग्रीन बॉक्स आपका है वो है आपकी पैडिंग, ठीक है। और जो आपके पास टॉप एंड बॉटम पर आ रहा है वो आ रहा है आपका मार्जिन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी पैडिंग और मार्जिन को अगर मैं यहाँ से 0 अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरी पैडिंग है वो भी मेरे पास वो भी यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसकी पैडिंग भी खत्म हो गई है और इसकी मार्जिन भी खत्म हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैडिंग भी नहीं दिखा रहा और यहाँ पे ये मार्जिन भी नहीं दिखा रहा, ओके। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि जो आपके पास ये मेन्यू आइटम्स हैं इनको आपको एक लाइन में लेकर आना है और इनको आपको सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको मुझे एक लाइन में लेकर आना है। एक लाइन में करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस के अंदर, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स जब आप करते हैं तो ये आपका एक लाइन के अंदर आ जाता है, ठीक है। जो इसके चाइल्ड आइटम्स हैं जिसके ऊपर आप ये डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके जो चाइल्ड आइटम्स हैं वो आपके पास एक लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करने के बाद। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपके पास जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर, ठीक है। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके पास सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होती है जो कि आपके पास डिस्प्ले फ्लेक्स आइटम्स हैं, ठीक है। जो जिसके ऊपर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया है उसी के ऊपर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी अप्लाई होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टली सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाला जो आपके पास एरिया है ये आपका सेंटर के अंदर यहाँ पे अलाइन हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये करना है कि आपके पास जो अलग अलग सारे लाइन आइटम्स हैं जो कि आपकी अलग अलग एलाइज हैं, एलाई है, अगर आप यहाँ पे अपनी HTML के अंदर गौर करें तो यहाँ पे आपके पास एक एलाई आपके पास ये आ रही है और दूसरी एलाई आपके पास ये आ रही है, मतलब ये सारी आपके पास अलग अलग लाइन आइटम्स हैं जो कि आपके पास अलग अलग टैग्स हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ नैव के अंदर जो मेरा यूएल है, इस यूएल के अंदर जो मेरी एलाई है इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दूं मैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल रेड और मार्जिन 0 या मार्जिन में कर देता हूँ 4px, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हर लाइन आइटम के ऊपर मेरे पास बॉर्डर रेड आ गया। वो कैसे आया, वो ऐसे आया कि जो आपने पेरेंट डिफाइन किया है उसके अंदर आपने बताया कि जो उसके अंदर यूएल है, फिर उस यूएल के अंदर जो आपकी एलआई है उसके ऊपर आपने क्या अप्लाई किया है, उसके ऊपर आपने अप्लाई किया है बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल रेड। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यूएल हटा देता हूँ बीच में से और अब मैं अगर यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि अभी भी कोई इसके अंदर चेंज नहीं आया। उसकी वजह यह है कि जो आपके पास एलआई है, ये एलआई आपके पास यूएल की तो चाइल्ड है, लेकिन ये एलआई आपके पास नेव की भी चाइल्ड है, ठीक है। जो कि आपके पास नेव के अंदर यूएल है फिर उसके अंदर एलआई है, तो इसका मतलब ये है कि एलआई आपकी इस यूएल के भी अंदर है और नेव के भी अंदर है और मेन के भी अंदर है, ठीक है। तो ये जिसकी भी चाइल्ड है उसके ऊपर हमने ये सीएसएस अप्लाई किए है कि जो नेव है हमारे पास उसके अंदर जो एलआई है उसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया, उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल और रेड, ठीक है। अगर इसके अंदर आप लोगों में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे चैट के ऊपर लिख दें, मैं आप लोगों को उसका बता देता हूँ या फिर अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके, थैंक यू। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मेन्यू बनाता हूँ। अच्छा, कोई भी आपका जो मेन्यू होता है वो आपका लिंक होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट देखता हूँ winjoy.ai जो कि मेरी खुली हुई है यहाँ पे ऑलरेडी। इस वेबसाइट को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे हर लिंक आपके पास क्लिकेबल होता है, ठीक है। मैं जिस लिंक के ऊपर भी माउस, ओके, ठीक है। तो आपका नाम मेरे पास, अच्छा, उमैमा वहीद, ओके, ठीक है। तो एक काम मैं आप ये करूंगा कि अगर आपके पास पुराने लेक्चर्स नहीं है तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, तो आपको 1 बाय 1 वो लेक्चर्स आप देखें। और मैंने आपको ग्रुप के अंदर असाइनमेंट्स भी भेजे हुए हैं तो उनको आप ट्राई करें, उनको आप कोशिश करें ट्राई करने की। और मैंने आपको सैम्पल प्रोजेक्ट भी मैंने शेयर किया हुआ है तो उसको आप बनाने की कोशिश करें कोड को देख के। अच्छा, उसके अंदर अगर आपको कोई भी कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो मुझे जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा और उसको हम साथ बैठकर भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप जो अभी आपके जो अपकमिंग सेशंस जो आपके आ रहे हैं वो आप मिस मत करिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है जो कि आपकी पुराने सेशंस जब आप देखेंगे ना तो आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगी अगर आप नए सेशंस के अंदर को लेती रहेंगी, ठीक है। तो नए सेशंस को मिस मत करिएगा जो भी आपके अपकमिंग सेशंस हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी, ओके। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पर जो भी आपका मेन्यू है वो मेन्यू आइटम्स आपके पास यहाँ पर जो आ रहे हैं उसके अंदर एक थोड़ी सी एनिमेशन भी आ रही है और उसके अंदर आप जब माउस ओवर करते हैं तो आपके पास कर्सर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। कर्सर चेंज कैसे होता है, कर्सर चेंज करने के लिए सिंपल आपको ये करना होता है कि आपको हर मेन्यू आइटम को जैसे फॉर एग्जांपल लिंक करना है तो लिंक करने के लिए आप क्या करते हैं, एक टैग लगाते हैं ahref का जो कि आपको लिंक करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, जो href का टैग आप यहाँ पे लगाते हैं वो href का टैग जब आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास ये जो आपके पास कोड्स होते हैं इन कोड्स के अंदर आपको डिफाइन करना होता है कि आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कौन से पेज के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं होम के बजाय लिख देता हूँ गूगल, या फिर यहाँ पे एक मेन्यू बना देता हूँ मैं विजिट गूगल, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लिंक https.google.com, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिंक लगा देता हूँ।
और यही मेन्यू आइटम मैं दूसरे मेन्यूज के अंदर भी कॉपी कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं अलग से लिंक नहीं देता, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह का लिंक में अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैं किस तरीके से टाइप कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बाद में डिटेल के अंदर शॉर्ट कीज में इसकी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आप इसको इग्नोर करिएगा। ओके, अच्छा जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन्यू आइटम्स अपने बनाए, और जैसे ही मैं यहाँ पे मेन्यू आइटम्स बनाता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो मेरे मेन्यूज हैं वो ब्लैक कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गए। और ब्लू कलर पे कन्वर्ट होने के बाद इसने क्या किया कि जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो अब मेरे पास कर्सर मेरे पास चेंज हो जाता है। ठीक है, जो मेरा कर्सर होता है वो मेरे पास यहाँ पे हैंड बना हुआ आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विजिट गूगल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे google.com पे चला जाता है, और अगर मैं दूसरे पेजेस में से किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास index.html पे चला जाता है, जो कि पेज अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये मैं आपको राउटिंग इसकी बाद में डिटेल के अंदर समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि सीएसएस के अंदर हम मेन्यू किस तरीके से हम बनाते हैं उसके ऊपर हम फोकस रखते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या किया कि जो मेन्यू डॉट सी एस एस मेरे पास आ रही है इसके अंदर मैंने नैव एल के अंदर मैंने अप्लाई किया बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए अप्लाई किया था। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ नैव एल और ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास एल के अंदर अलग से टैग है। जी हाँ राइट, जो आपके पास अलग से यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं वो लिंक आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे positions.html का लिंक अगर मैं दे देता हूँ तो वो positions.html पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे आपको एक देकर बता देता हूँ, होम के ऊपर मैं लिंक दे देता हूँ position.html। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, सॉरी यहाँ पर कुछ मेरे पास टाइपो मिस्टेक्स हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे अब ये आपको डायरेक्टली positions.html पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी राउटिंग कर सकते हैं, जो पेजेस आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं और आप उनमें से किसी पे भी राउटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर दो तरह की राउटिंग्स होती हैं, एक होती है आपकी इंटरनल और एक होती है आपकी एक्सटर्नल। में इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर, या फिर इस सेशन में अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, ओके, अच्छा जैसे मैंने इसके अंदर आपको बताया नैव एल और ए। ठीक है, अब एल आई और ए मैंने क्यों बताया यहाँ पे, ये बताने का रीजन ये है कि एल आई के अंदर जो ए के ऊपर जो मेरा स्टाइल अप्लाई हो रहा है बाय डिफॉल्ट, जिसके अंदर मेरे पास ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे, ये ब्लू कलर मुझे चेंज करना है और इसके अंदर मुझे इसका फॉन्ट फैमिली मुझे चेंज करनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ बॉडी। बॉडी का मैं अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में मैं कुछ अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका जो लाइट बैकग्राउंड कलर मेरे पास अगर कोई है तो मैं वो अप्लाई कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे कोई अच्छा एक कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, अच्छा कलर कोड कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लेयर सिलेक्ट करनी होगी। उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो फिल आ रहा है, इस फिल के अंदर आपके पास यहाँ पे कलर कोड आ जाता है। ठीक है, ये कलर कोड आप यहाँ पे जो भी कलर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसका कलर कोड आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो कलर कोड नजर आ जाएगा। तो सेम कलर कोड अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से सिंपल कॉपी करके आप यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर सकते हैं अपनी एचटीएमएल के अंदर हैश के साथ। ठीक है, विदाउट हैश आप कलर कोड नहीं अप्लाई करते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर मैंने कलर अप्लाई किया तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि व्हाइट के ऊपर में अब ये जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो आपका हल्का सा जो लाइट ब्लू कलर है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे अपने ए के ऊपर अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में अप्लाई करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एरियल। ठीक है, अच्छा फॉन्ट फैमिली को मैं चाहूँ तो अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, ताकि इस बॉडी के टैग के अंदर जितने भी टैग्स हैं उन सब की फॉन्ट फैमिली मेरी बराबर हो जाएगी। मुझे हर टैग के ऊपर अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे सबके लिए सेम भी अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैं डायरेक्टली बॉडी पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, अच्छा ए के ऊपर मुझे जैसे कलर चेंज करना है तो मैं ए के ऊपर यहाँ पे रख देता हूँ ब्लैक। ब्लैक का जो कलर कोड होता है वो होता है 30 आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप 60 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पे ए को बताता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक।
डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल या पैडिंग में बता देता हूँ 10px और 20px, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको देखना हो कि ये पैडिंग को यहाँ पे दो वैल्यूज में किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो आप यहाँ पे मेरे पुराने सेशंस को देखेंगे तो आपको यहाँ पे पैडिंग का ना समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे अगर आप एक वैल्यू डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, दो वैल्यू डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे तीन वैल्यू डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, या फिर आप अगर 5 वैल्यू डिफाइन करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप पुराने सेशन को देख लीजिएगा, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, वो होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ नन। इससे क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पे मेन्यू आइटम्स आ रहे हैं, हर मेन्यू आइटम के अंदर आपके पास यहाँ पे अंडरलाइन आपको नजर आ रही है। अगर आपको ये अंडरलाइन खत्म करनी है तो इसके लिए आपको डिफाइन करना होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा जो आपके मेन्यू आइटम्स है उसके ऊपर से आपने अंडरलाइन कंप्लीटली खत्म कर दी, ठीक है। इसके अंदर आपके पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके पास प्रॉपर्टी होती है लाइन थ्रो। जैसे मैं लाइन थ्रो अप्लाई करूंगा तो आपको यहाँ पे कट मार्क आपको यहाँ पे नजर आएगा। जैसे आपने अक्सर आपने प्राइजेस वगैरह के अंदर ये चीज नोट करी होगी कि जब कोई आप किसी भी प्राइस के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप अपने प्राइस को कट मार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से वो आप कट मार्क अपने प्राइजेस को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके साथ साथ आपको इसका यूज केस भी मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से आप अपने लाइन थ्रो को कैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइन थ्रो के बजाय आपके पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपके पास ओवरलाइन। ओवरलाइन जब आप करते हैं तो ये इसके ऊपर एक ओवरलाइन आपको अप्लाई कर देता है, जो कि आपको लाइन थ्रो जो आपके पास आ रही है वो आपको यहाँ पे ओवरलाइन आती है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको नन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे बताया फॉर एग्जांपल वाइट, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड मैंने इसको बताया। अब आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड नजर आ रहा है वो व्हाइट नजर आ रहा है, लेकिन इसके बीच में आपको कोई स्पेस नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि मैंने पैडिंग अप्लाई किया है जिसने इसके अंदर से स्पेस क्रिएट किया है। अगर मुझे बाहर से स्पेस क्रिएट करना है तो मैं पैडिंग के बजाय मैं मार्जिन अप्लाई करूंगा, ठीक है। मार्जिन क्या करता है, मार्जिन आपके बाहर से स्पेस क्रिएट करता है। स्टिल अगर आप में से किसी ने कि मार्जिन पैडिंग के अंदर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पुराने सेशंस को देख ले तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्जिन अप्लाई किया। अब मार्जिन के बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर जो आपका मेन्यू है वो आपके पास यहाँ पे रेडियस के अंदर आ रहा है। मतलब ये आपके पास स्क्वायर शेप के अंदर या रेक्टेंगल शेप के अंदर नहीं आ रहा। आपके पास ये मेन्यू जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है कर्व शेप के अंदर, ठीक है। तो कर्व अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपके पास बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस की जो आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर भी आपके पास सेम तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। जैसे जैसे आप स्पेस देते हैं तो ये आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो आप चारों कॉर्नर्स की अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो एक एक कॉर्नर एक सबकी एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 10 के बजाय अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पास आ जाएगा 4 पिक्सल, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा टॉप राइट कॉर्नर, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा बॉटम राइट कॉर्नर, फिर आपके पास आता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा टॉप राइट कॉर्नर पे जो मेरा रेडियस आ रहा है। मैं इसका एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है आपका, वो आपका हल्का सा रेडियस नजर आ रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो वो आपको हल्का सा रेडियस नजर आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल 4 के बजाय अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10, तो आपको यहाँ पे 10 रेडियस नजर आ रहा है, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। अगर मैं टॉप राइट कॉर्नर का भी 10 मैंने दिया हुआ है, अगर इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे 40 कर देता हूँ और 30 कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे मैं कर देता हूँ 4 या 5 पिक्सल, या फिर मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं अपनी स्टाइल्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ जो कि मेरे पास आपको यहाँ पे अलग अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पहले डिफाइन करना होता है, फिर आपको टॉप राइट कॉर्नर डिफाइन करना होता है, फिर आपको बॉटम लेफ्ट
फिर आपको बॉटम राइट, फिर बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दो डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 पिक्सल डिफाइन करता हूँ और 10 पिक्सल डिफाइन करता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इस तरीके से करता है कि 10 फर्स्ट वाली जो वैल्यू है आपकी, वो आपकी करता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर। ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू है आपकी, वो आपकी डिटरमाइन करती है टॉप राइट कॉर्नर और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी अलग अलग वैल्यूज आप अपनी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 पिक्सल या 10 पिक्सल अगर मैं डिफाइन करता हूँ और मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे चारों की इक्वल वैल्यूज नजर आएंगी जो कि 10 पिक्सल मैंने डिफाइन किया है। अब ये चारों की इक्वल वैल्यू डिफाइन आप 10 पिक्सल में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर एक वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि चारों कॉर्नर्स के ऊपर सेम वैल्यू ये अप्लाई करेगा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100px। अच्छा, 100px जैसे ही मैं इसको करता हूं, तो अब आपको इसका जो नजर आएगा, जो इसका आपको नजर आएगा, वो आपको अब इसका सेम डिजाइन नजर आएगा जो मैंने आपको यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अगर इसके अंदर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें प्लीज। सर जो आपने एंकर टैग लिखा हुआ है एल आई के अंदर, तो अगर इसको एल आई के अंदर ना लिखे सिंपल ए को लिख दे तो फिर नहीं लिख सकते क्या? उससे भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक हो गया सर समझ। बस आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे अलग से क्लास देनी पड़ेगी। जो मैंने आपको यहाँ पे नेफ के अंदर जो मैंने यूएल बताया, ये यूएल हटा के आपको यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट ए के ऊपर। ठीक है, तो अभी क्या करेगा कि जो नेफ के अंदर जितने भी ए आ रहे हैं उन सब के ऊपर ये अप्लाई कर देगा। ठीक है, जैसे ठीक हो गया सर आगे। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने अप्लाई किया, तो डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने यूएल पे अप्लाई किया था पहले, अब वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा नेफ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास कोई यूएल नहीं है। क्लियर है ये? ओके सर। ठीक है, इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको जिस तरह से चाहें आप अपनी HTML के ऊपर आप इसको टैग कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उसका मैं आपको एक अलग से सेशन करूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को इसकी बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप अप्लाई कर